जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। मैं ओपी राठौर प्राइम मैथ्स विद ओपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि अभी एमपीएसबी ने वन रक्षक, सहायक जेल अधीक्षक और जेल प्रहरी की जो वैकेंसीज निकाली है, उसके लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें एडवांस मैथ्स के टॉप 10 क्वेश्चंस को हमने लिया है। ये एपटेक के जो लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं उसके पैटर्न पर ही बेस्ड है। जैसे कि एमपीएसआई हुआ है, अभी एमपी कांस्टेबल हुआ है, अन्य जो भी एग्जाम हुए हैं उनका एनालिसिस करके ये सीरीज आपके लिए तैयार की गई है। तो इसमें वो बेहतरीन क्वेश्चन कराए जाएंगे जो अभी हाल ही के एग्जाम्स में व्यापम द्वारा या एमपीएसबी के द्वारा पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है मैथ्स विद ओपी राठौर। आप टेलीग्राम पर जाकर इसको सर्च करेंगे और इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी क्लासेस जो यूट्यूब पर आएंगी, यूट्यूब क्लासेस की जो पीडीएफ होगी वो इसमें मिलेगी। साथ ही हम कोई टेस्ट कराएंगे तो वो टेस्ट की पीडीएफ जो है वो भी इसी के अंदर मिलेगी। तो ये टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लें, और सारी क्लासेस की जो अपडेट होंगी वो आपको जॉब संबंधी अपडेट या क्लासेस संबंधी अपडेट इसमें मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, चले क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो मेंसुरेशन का है। एक बात याद रखना कि व्यापम के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए जा रहे हैं उसमें मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो 3D का है, और 3D मेंसुरेशन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। क्वेश्चन है कि सर, एक समवृत्त बेलन, एक राइट सिलेंडर जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। सिलेंडर आप जानते हैं, सिलेंडर कुछ इस प्रकार का होता है, बेलन कुछ इस प्रकार का होता है। इसकी जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है, और इसकी जो रेडियस है ये कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम बोलते हैं टीएसए, हिंदी में बोला जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टीएसए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। हमने देखा कि ये 2 पाई आर इसमें अगर कॉमन है तो कॉमन लेके मैं लिख दूं तो h प्लस आर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से वैल्यू देखेंगे तो आपको r का भी मान दिया हुआ है और ये h की वैल्यू भी दे रखी है, h की वैल्यू भी दे रखी है। तो 2 इंटू पाई का मान कितना है, 22/7, r 3.5 इंटू h है 14 प्लस 3.5। अब आप यहाँ से डेसिमल हटा लें तो ये 35/10 हो जाएगा, 7 से 5 बार कट जाएगा, और ये 5 और 2, 5 दूनी 10 से 10 पूरा कट जाएगा, यानी यहाँ से कितना बचा, 22 इंटू 14 और 3.5 कितना हो जाएगा, 17.5। 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 पंजे 110, 22 सत्ते 154 और 11 165 की 5 हासिल की 16, 22 एकम 22 और 16 38, और यहाँ डेसिमल डाल दोगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, 385 वर्ग मीटर में दिया है तो आंसर मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में। उत्तर होगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी इज द करेक्ट उत्तर। उम्मीद है ये बात समझ में आपको आई होगी। ये जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, आप नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी समझना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक वृत्त से बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई। वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और बाहरी बिंदु से केंद्र की दूरी 29 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई आपको बताना है। मैंने कहा ये वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये कोई बाहरी बिंदु है, ये कोई बाहरी बिंदु है, यहां से एक स्पर्श रेखा टेंजेंट यहां खींच दिया गया, दूसरा यहां खींच दिया गया, ठीक है, दूसरा यहां खींच दिया गया ऐसा। अब इसकी प्रॉपर्टी आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बताता हूं आपको। ये इस वृत्त का केंद्र है, इस सर्कल का सेंटर है। इस सर्कल से, सर्कल के केंद्र से अगर हम इसकी परिधि पर कहीं भी कोई त्रिज्या खींचते हैं तो वो इस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर मैं इधर भी खींचूंगा तो भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और इस केंद्र को नाम दे दिया मैंने O, इसको नाम दे दिया P, ये A और ये B। अब वो कह रहा है कि सर
और बाहरी बिंदु से केंद्र की दूरी 29 सेंटीमीटर है। सर केंद्र कहाँ है? केंद्र अभी बताया मैंने, केंद्र ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 29 सेंटीमीटर है, 29 सेंटीमीटर है। अगर आप ये देखेंगे ध्यान से, ट्राइंगल AOP, ट्राइंगल AOP, तो AOP ट्राइंगल कैसा है सर? ये समकोण है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा है दोस्त? समकोण, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रमेय आपने सुनी होगी, पढ़ा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस का यूज करके आपको पता है कि ये अगर मैं लंब ले लूं तो ये आधार है और ये क्या हो जाएगा? कर्ण, ये कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं तो हम ये बोलेंगे कि सर जो OP का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? AO का स्क्वायर। अच्छा, त्रिज्या भी दे रखी है कितनी? 21 सेंटीमीटर। साथ में हमको ये दिया हुआ है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ये 29 सेंटीमीटर है। तो मुझे AP का मान निकालना है। क्या बताना है? प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई। सर स्पर्श रेखा एक तो मेरी AP है और BP है। AP और BP ये क्या है? आपकी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं। तो दोनों ही स्पर्श रेखा कैसी हैं? ये सर बराबर हैं, ये बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं किसी एक का मान निकाल लूं तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी। AP और BP दोनों बराबर हैं, अगर मैं किसी एक का भी मान निकाल लूं वही दूसरी का मान होगा। तो मैंने कहा इस AOP राइट एंगल ट्राइंगल में AP OP का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? AO का वर्ग प्लस AP का वर्ग। ये कितना है? 29। 29 का स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर 841 और इस 21 के स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो स्क्वायर करने पर ये कितना बनेगा? 441 बराबर AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर। तो आपको पता है घटाने पर ये 400 बराबर AP के वर्ग के बराबर बचेगा। तो AP का मान कितना आ जाएगा सर? 20 आ जाएगा। AP का मान दोस्त कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 20 आ जाएगा, यानी ये वाली AP जो है वो 20 है तो ये भी 20 होगी, क्योंकि ये दोनों ही बराबर होंगी। और हमसे यही पूछा था कि उस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, उस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ें। अच्छे क्वेश्चन है, एडवांस मैथ्स के, थोड़ा सा टाइम लग सकता है सॉल्यूशन में, क्योंकि इनमें ये 10 क्वेश्चन नहीं है सर, ये 10 क्वेश्चन आपको 20-30 क्वेश्चन करा देंगे। ये वो क्वेश्चन है, इनमें एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। एक तकनीशियन कैलिब्रेशन के लिए x² + 5x + 6 = 0 की जांच करता है तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? देखो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, एक चीज़ याद रखना, d बराबर होता है b² - 4ac, इसको बोलते हैं विविक्तिकर, विविक्तिकर यानी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। अब विविक्तिकर के कुछ नियम है कि अगर d का मान 0 के बराबर है तो इसके 3 कंडीशन बनती हैं। d का मान 0, d का मान ग्रेटर देन 0 हो और d का मान लेस देन 0 हो, लेस देन 0, 3 कंडीशन बनती हैं। अगर d का मान 0 के बराबर है तो इसके जो मूल आएंगे ना, मूल यानी रूट, वो कैसे होंगे? बराबर, बराबर और वास्तविक, बराबर और वास्तविक। अगर d का मान 0 से बड़ा आएगा तो इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक और भिन्न, मतलब अलग अलग, मूल बराबर नहीं आएंगे। अगर d का मान 0 के बराबर है तो दोनों जो रूट आएंगे, रूट ऑफ इक्वेशंस, वो इक्वल होंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक होंगे, लेकिन इनका मान अलग अलग होगा। अगर d का मान 0 से कम है तो इसके मूल कैसे होंगे सर? काल्पनिक होंगे, काल्पनिक, काल्पनिक यानी इमेजिनरी होंगे। चलिए, अब हमारे पास जो इक्वेशन दी है वो क्या है सर? हमें जो इक्वेशन दी है वो दी गई है x² + 5x + 6 = 0। यहाँ पर मुझे ये d बराबर इसका मान रखना है, b² - 4ac। तो मैं पहले ये बताऊँ आपको कि a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है। तो आप जो x² का कॉफिशिएंट है यानी 1, वो a का मान है, और जो x का कॉफिशिएंट है यानी गुणांक है वो b का मान है यानी कि 5, और c का मान ये 6, ये ABC के मान है। तो मुझे क्या निकालना है? d बराबर b² यानी 5 का स्क्वायर - 4 × a यानी 1 × c 6।
5 स्क्वायर 25, 25 में से 24 गया तो d बराबर कितना आ जाएगा सर? d बराबर 1 आ जाएगा। अगर d बराबर 1 आ गया, d बराबर 1 कैसा है? d बराबर 1 क्या है? d का मान ग्रेटर देन 0 है। d का मान क्या है? ग्रेटर देन 0। d बराबर अगर 1 आ गया मतलब ये है कि d का मान 0 से बड़ा है, और d का मान अगर 0 से बड़ा हो तो क्या होता है? वास्तविक और भिन्न होते हैं, वास्तविक और भिन्न होते हैं। ये लिखा है ना, दो वास्तविक और असमान, असमान मतलब भिन्न, डिफरेंट। तो ये होगा इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन में आपको तीनों पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको 3 बातें सिखाई। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है अगला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एमपीएसबी की बहुत फेवरेट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें बड़े फिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड, स्लोप फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला, एरिया का फार्मूला, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। यहाँ बोला गया कि बिंदुओं -1,0 और 4,3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो भैया डिस्टेंस फार्मूला का जो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? रूट के अंदर x2 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस by2 माइनस by1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस यानी दूरी का फॉर्मूला। किसका? दूरी का फॉर्मूला। अब बात को समझते हैं कि सर ये x1 x2 by1 by2 कहाँ से आया? तो आपने यहाँ पे 0 और -1,0 देखा, और दूसरा देखा 4,3, 4,3। तो आप इसमें जो -1 देख रहे हैं ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2, x1 y1 x2 y2। अब मुझे क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए पहले x2 मतलब 4, x1 कितना है? -1, 4 माइनस -1, इनका स्क्वायर करना है, प्लस y2 का मान कितना है सर? 3, और y1 का मान 0, 3 माइनस 0। आपको पता है कि 4 माइनस -1 कितना हो जाएगा? 5, और 5 का स्क्वायर प्लस 3 में से 0 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ने पर कितना आ जाएगा? √34। अब कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे सर शॉर्ट ट्रिक बताइए, फलाना ट्रिक बताइए, दिखलाना ट्रिक कुछ नहीं होती बेटा। एडवांस मैथ में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, है ना। और मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपको एक एक बात क्लियर समझ में आ जाए। ये कैलकुलेशन में आप अगर कुछ समय बचाना चाहते हैं वो खुद अपने लेवल पर बचा सकते हैं, ठीक है। एक बार समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो है, यदि m + n बराबर 6 और m² - mn + n² बराबर 14 हो तो m³ + n³ का मान ज्ञात कीजिए। सर एक प्रॉपर्टी होती है या आइडेंटिटी होती है अलजेब्रा की, m³ + n³ बराबर m + n इंटू m² + n² - mn, ये एक आइडेंटिटी। और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए सर? इसकी मान चाहिए। मुझे किसका मान चाहिए? m³ + n³। m + n का मान कितना दे रखा है? 6, मैंने पुट कर दिया। और m² + n² - mn, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? m² + n² - mn, बस -mn बीच में लिखी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मान कितना है? 14 है, तो मैंने इसमें गुणा कर दिया 14 का, और 14 चिंके होता है 84। बस इतना सा ही क्वेश्चन था, बात खत्म। अगर ये प्रॉपर्टी आपको आती है तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, नहीं आती तो नहीं आएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये MP पुलिस 2025 का क्वेश्चन है, 2025। अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ उसमें ये पूछा गया था सवाल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अच्छे नहीं पूछे जाते, व्यापम द्वारा अच्छे सवाल भी पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक धातु के 3 ठोस गोले जिनका व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या नहीं पूछी, व्यास पूछा है। व्यास क्या होगा? अच्छा, आप व्यास और त्रिज्या में अंतर जानते हैं क्या? सर ये एक गोला है, ये एक गोला है। अब मैं इसकी बात करूं तो इसका सेंटर है, यहां से यहां तक ये त्रिज्या है। अगर मैं यहां इस केंद्र से इधर भी लाइन खींचूं तो ये भी एक त्रिज्या है। और अगर मैं ये बोलूं कि ए बी क्या है, तो ए बी पूरा का पूरा, ए बी बराबर क्या है सर? ये व्यास है। यानी मैं ये बोल पाऊंगा कि व्यास होता है 2r के बराबर। व्यास क्या होता है? 2r के बराबर। और r क्या है सर? त्रिज्या।
आर क्या है? त्रिज्या। मैं आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एडिशनल चीज़ बताते हुए चलूंगा। आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। अच्छा, जब हम एक 3 डायमेंशनल फिगर से दूसरे 3 डायमेंशनल फिगर को बनाते हैं तो उन दोनों के आयतन यानी कि वॉल्यूम बराबर होते हैं, उन दोनों के आयतन बराबर होते हैं, आयतन बराबर होते हैं। तो मैंने कहा बड़े वाला जो गोला बनेगा उसका आयतन क्या होगा? बोले 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। और छोटे वाले जो गोले बनेंगे उनका आयतन क्या होगा? बोले 4/3। अच्छा, पहले वाला जो छोटा गोला है इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो मैंने कहा इसकी त्रिज्या r1 मान लो 3 सेंटीमीटर। दूसरा जो गोला है वो 8 सेंटीमीटर व्यास वाला है, तो मैंने कहा r2 बराबर 4 सेंटीमीटर मान लो। और ये 10 सेंटीमीटर का है, तो r3 तीसरे गोले की त्रिज्या आधी मतलब 5 हो जाएगी। ये तीनों गोलों की त्रिज्या आ गई, ये तीनों गोलों की त्रिज्या 3, 4, 5। अब आपको पता है कि पहले गोले का जो छोटे वाले गोले का आयतन होगा वो क्या होगा? 4/3 पाई r1 का क्यूब, प्लस दूसरे का होगा 4/3 पाई r2 का क्यूब, r3 का क्यूब। तो मैंने कहा 4/3 पाई तो सब में कॉमन है, इसको यहाँ लिख लो, r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब, ये हो जाएगा। चूंकि हमने ये देखा कि सर 4/3 पाई तो दोनों में कॉमन है, और मुझे इस r का मान निकालना है किसी प्रकार से। r1 का मान 3 है, तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब करना है। r क्यूब बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा सर? 27 27 प्लस 64 प्लस 125। तो r क्यूब बराबर कितना हो जाएगा सर? जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 216। r बराबर क्यूब रूट लोगे तो ये आ जाएगा 6। चूंकि r क्या है? एक त्रिज्या है, मुझे चाहिए व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा? 6 गुणा 2 यानी कि 12। व्यास डबल होता है, व्यास डबल होता है यानी डायामीटर बोलते हैं व्यास को, तो वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये पिरामिड से संबंधित क्वेश्चन है। पिरामिड, प्रिज्म और पिरामिड से अभी एमपी कांस्टेबल जो हुआ था रिसेंट, बहुत सवाल पूछे गए थे, तो हमें ये भी क्लियर होना चाहिए। अच्छा, पिरामिड और प्रिज्म जो बनते हैं वो हमेशा किसी ना किसी बेस पर बनते हैं। वो किसी त्रिभुज पर बन सकते हैं, वो किसी वर्ग पर बन सकते हैं, आयत पर बन सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पर या फिर समबाहु त्रिभुज पर, जिस पर भी बनेंगे उसका नाम दिया होगा। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें बोला गया कि एक नियमित समकोण त्रिभुजाकार पिरामिड जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये किस पर बना है? समबाहु त्रिभुज पर बना है, समबाहु त्रिभुज के बेस पर बना है। सर पिरामिड का जो आयतन निकालना है मुझे, क्या निकालना है? आयतन। तो इस पिरामिड का जो आयतन होता है वो क्या होता है? 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। अब देखो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? सर जिस आधार पे बना है, ये किस पर बना है? समबाहु त्रिभुज पर बना है, तो 1/3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दे रखी सर इसकी? 9 सेंटीमीटर। कितनी? 9 सेंटीमीटर। 1/3 इंटू √3/4। और भुजा कितनी है समबाहु त्रिभुज की? बोले इसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 गुणा 5 यानी 25 आ जाएगा, गुना में 9। या फिर मैं ये बोल दूं कि ये 25 कैसे आया था? 5 का स्क्वायर है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इतना तो आप समझदार हैं। वैसे 3 से ये 3 बार कट जाएगा और ये 25 या 75 हो जाएगा। कितना? 75 √3/4 तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ये क्या होगा? ये पिरामिड का आयतन होगा। ये क्या होगा दोस्त? पिरामिड का आयतन। समझ पा रहे हैं साथियों? कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की? अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आपको आता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर ये क्वेश्चन ठीक नहीं लगा मुझे, या कुछ भी गड़बड़ लगती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि सर इसकी माध्यिका क्या होगी? माध्यिका आपको ये क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल दिए, एफ मतलब बारंबारता दिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर x का मान। किसका? x का मान। सर x का मान कैसे निकालते हैं? x का मान निकालते हैं वर्ग अंतराल की निम्न वर्ग सीमा उच्च वर्ग सीमा, मतलब 0 और 10 को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। अब दूसरे को कैसे निकालेंगे? सर दूसरे को भी ऐसे ही निकालेंगे, पर हर बार हम जोड़ेंगे नहीं,
10 और 20 को जोड़ेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, तो हमें ये तो बहुत आसानी से दिख रहा है 10 और 20 30, 30 बटे 2 15 होता है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि इनका अंतर कितने का अंतर, तो आपने कहा 10 और 20 का अंतर, 10 और 20 में अंतर 10 का है, तो 5 में 10 जोड़ के लिख दो 15, फिर 15 में 10 जोड़ के लिख दो 25, 25 में 10 जोड़ोगे तो 35, और 35 में 10 ऐड करोगे तो 45। यहाँ पर जो सम करते हैं इसको बोलते हैं समेशन एफ, बारंबारताओं का योग। ये कितना है 6 5 11 7 18 8 26 और 3 29। इसके बाद में हम निकालते हैं एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई। तो एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे साथियों, 6 का गुणा 5 में करेंगे तो ये 30 आएगा, 15 का 5 में करेंगे तो 75 आएगा, 25 7 175 होगा, 35 अट्टे 280 होगा, और 45 तिया 135 होगा। इसका हम जो जोड़ करेंगे कहलाएगा समेशन एफ एक्स या सिग्मा एफ एक्स। ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है, अगर आपने सांख्यिकी नहीं पढ़ी है तो मैं आपको ये पूरा टॉपिक कराने वाला हूँ यूट्यूब पर, है ना। एक मैराथन क्लास आएगी जिसमें पूरी की पूरी सांख्यिकी कराऊंगा। अभी तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, 5 5 10 और 5 15 की 5 हासिल की, 1 3 और 1 4 7 11 7 18 8 26 26 3 29 की 2 9 हासिल की 2 3 और 2 5 1 6 695 आ गया। क्या आ गया 695। हमें क्या निकालना है दोस्त, माध्य। माध्य मैंने कहा जितने भी मैंने आज क्वेश्चन लिए सब फार्मूला बेस्ड हैं, इनमें आपको फार्मूले की जरूरत होगी और ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को करना चाहते हैं, इनमें 100% स्कोर करना चाहते हैं तो इनके फार्मूले भी याद करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा समय देने की जरूरत है। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स या सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 695 और सिग्मा एफ का मान कितना है दोस्त 29, कितना 29 भाग लगा दो, 29 दूनी 58, यानी आंसर 2 पर बेस्ड है, सारे के सारे 2 से शुरू हो रहे हैं, मैं कोई से भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने कहा यहाँ से कितना बचेगा सर, 29 दूनी 58, 1 10 11 115 हो गया, 29 तिया कितना होता है 87। अब जैसे ही मैंने 23 देखा, 23 वाला एक ही ऑप्शन था, मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 23 वाला ऑप्शन डी मिल गया, 23.9 ही आएगा, मुझे पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के 2 आंसर हो नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो क्वेश्चन है ये हाइट एंड डिस्टेंस का है। हाइट एंड डिस्टेंस अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होगा करना, पर कोई बात नहीं, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप इस क्लास में सीख कर जाओगे, है ना, इसी क्लास में सीख कर जाओगे। इस क्लास में ही उस क्वेश्चन को हमें सीख कर जाना है, हमें कहीं कोई इंतजार नहीं करना है उस क्वेश्चन का। चलिए, ये 2 त्रिभुज मैंने बना लिए हैं। ये बोल रहा है कि सूर्य से अवनमन कोण 30 डिग्री तो एक वृक्ष की छाया 6√3 है। जब ये कोण 30 डिग्री का हो, कितने का 30 डिग्री का हो, तब जो वृक्ष की छाया, ये सपोज वृक्ष, ये क्या है आपका पेड़ है यानी वृक्ष, इसकी छाया कहाँ पड़ेगी, यहाँ, ये कितनी है 6√3 है। तो मैंने कहा ये पेड़ क्यों चाहिए, ये पेड़ क्यों चाहिए, तो वो कह रहा है कि अगर ये एंगल 60 डिग्री का हो जाए, ऊंचाई तो फिक्स रहेगी, तो ये छाया कितनी हो जाएगी, ये वाली छाया कितनी हो जाएगी, ये एक्स का मान आपको निकालना है। आपको अगर tan थीटा का मान पता है तो tan 30 डिग्री लगाते हैं, tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये लंब है h और आधार कितना है 6√3। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 6/6√3। तो आप बोलेंगे √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा, तो h बराबर कितना आ गया 6। h बराबर दोस्त कितना आ गया 6। अगर ये h का मान 6 आ गया और मुझे निकालना है x का मान, तो मैंने कहा इस बार आप लगाओ tan 60 डिग्री, क्या लगाओ tan 60 डिग्री। ये भी होता है लंब बटे आधार यानी h बटे x। tan 60 का मान √3 होता है और h का मान तो हमने निकाल लिया अभी 6, x का मान मुझे बताना है। x इधर ले जाओ तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/√3। अब एक बात मुझे बताओ कि ये ऐसा कोई भी आंसर दिया नहीं है, बटे में √3 नहीं है, तो मैंने कहा इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण क्या होता है, √3 का गुणा और √3 से भाग, तो जब इनको इनसे काट लें तो यही बचेगा। अब इसको करने का उद्देश्य ये था कि √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा 6√3/3 और 3 से ये 2 बार कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 2√3।
ये क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है डी, ये ऑप्शन हमें दिया था 2√3। तो ये बात क्या आपको क्लियर हुई? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सबके सब PYQ हैं MPESB के, कोई भी फर्जी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सबके सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्त, ये तो MP पुलिस 2025 में ही पूछा गया। अभी MP पुलिस 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन है ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC और DEF समरूप त्रिभुज है। मैंने दो त्रिभुज बना लिए, ये एक त्रिभुज है और एक दूसरा त्रिभुज ले लिया। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है। एक है ABC और ये है DE और F। इनकी जानकारी देखते हैं कि ABC और DEF समरूप त्रिभुज हैं। AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, AB का मान 12 है, BC का मान 15 है और DE का मान 8 है। DE कहाँ है सर? DE 8 और EF 10 सेंटीमीटर है, EF 10 सेंटीमीटर है। तो AC की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि DF बराबर 13 है। DF बराबर कितना है? 13 है। तो AC का मान बताना है आपको, इसका मान बताना है। जब दो समरूप त्रिभुज हो तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? भुजाओं की प्रॉपर्टी क्या होती है? इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी AB बटे इसकी संगत भुजा कौन सी है? DE बराबर होगा AC, मुझे AC का मान चाहिए तो मैंने AC ले ली, बराबर DF। AC की संगत कौन सी है? DF। अब AB का मान कितना है सर? 12 है, 12 बटे DE का मान कितना है सर? 8 है, बराबर AC का मान मुझे निकालना, मैंने कहा x है इसका मान और DF का मान 13। अब बस आपको ये कैलकुलेट करना था, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 का गुणा इधर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 39/2। 39/2 कितना आ जाएगा? 19.5। 19.5 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट उत्तर। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि सर हम इसको अगर इन भुजाओं को संगत लेके करते तो BC/EF बराबर AC/DF। दोनों ही कंडीशन एकदम सही है, आप इसमें भी वैल्यू रखोगे तो भी आंसर आपका यही आएगा। ये आप करके देखना, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि अगर हम इनके आधार वाली भुजाएं लेते तो क्या आंसर यही आता। तो मैं कहूँगा दोस्तों 100% आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये 10 प्यारे से क्वेश्चन आपके लिए थे जो लगभग सभी अलग अलग टॉपिक से थे। हर टॉपिक से मैंने एक क्वेश्चन चुना था। जैसे आपको अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन कराए, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था, मेंसुरेशन से भी 2 या 3 क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री से भी था और ट्रिग्नोमेट्री से भी था। हर एक टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिए और कोशिश की पेपर को इस तरीके के क्वेश्चन लेने की जिनमें हमको अक्सर परेशानी आती है, स्टूडेंट को अक्सर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये मेरा काम है, आगे से ये जो सीरीज है ऐसी कंटिन्यू रहेगी। प्रतिदिन आपको 10 क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे एडवांस मैथ्स के, साथ ही मैं अर्थमेटिक की भी सीरीज लाऊंगा, उसकी जानकारी यूट्यूब पे भी बाद में दे दी जाएगी। तो आप इस सीरीज में डेली बने रहें, आपको प्रतिदिन 10 बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे और ये 10 वो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जो आपके एडवांस मैथ्स को बिल्कुल मजबूत करने का काम करेंगे। चलिए तो साथियों, इसी के साथ मैं इस क्लास को कंप्लीट करता हूँ और विदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।